नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मंथन। आज बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में अहम बैठक होगी। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक रहेगी। बैठक में सभी मोर्चे पर बात होगी। तो वहीं अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे मोर्चों के प्रभारी। बीजेपी महासचिव भी इस दौरान इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैठक में सभी मोर्चे होंगे शामिल, अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और मोर्चे के प्रभारी, तो वहीं प्रभारी बीजेपी महासचिव भी शामिल होंगे। तो खास ये बैठक मिशन 2024 को लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी। जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं 2024 की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। 2024 के लिए किस मजबूती के साथ मैदान में उतरना है, लोकसभा चुनाव है और इसके लिए भी बड़ी तैयारी है। जहां बैठक में आज सभी मोर्चे शामिल होंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्य किए गए हैं इस पूरे कार्यकाल के दौरान। तो वहीं मोर्चों के प्रभारी बीजेपी के महासचिव भी शामिल होंगे। और लखनऊ से अब बड़ी अपडेट, जहां आज खुले रहेंगे खाद्य विक्रय केंद्र। जहां किसानों की मांग को देखते हुए जारी हुआ है यह आदेश। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया है। सुबह 10 बजे से खुलेंगे खाद्य विक्रय केंद्र। तो ये बड़ी जानकारी, किसानों की मांग को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया है और इसी के माध्यम से क्रय केंद्र जो है खुलेंगे। विक्रय केंद्र सुबह 10 बजे से खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी कि 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है विक्रय केंद्रों को खोलने के लिए और किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके माध्यम से डीएम सूर्यपाल गंगवार ने खुद आदेश जारी किए हैं और कहा है कि सुबह 10 बजे खाद्य विक्रय केंद्र खुलें और किसानों की जो परेशानी है, जो लगातार मांग वो कर रहे हैं, ताकि वो मांग पूरी हो पाए, इसको लेकर डीएम की तरफ से बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो किसानों की मांग को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और आदेश जारी किए गए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये आदेश जारी किए हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, विक्रय केंद्र 10 बजे खुलेंगे, सुबह आदेश जारी किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस अनुरूप? बिल्कुल, गेहूं की बुआई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों की लगातार मांग हो रही थी कि जो खाद विक्रय केंद्र हैं, जहां पर खाद की दुकानें हैं, उनको रविवार के दिन भी खोला जाए। साथ ही साथ उनकी जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, उसको भी बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के डीएम जो सूर्यपाल गंगवार है, उनसे लगातार मांग की जा रही थी और आखिरकार उन्होंने मांगनी है और आज रविवार के दिन भी आज जो खाद विक्रय केंद्र है उसको खोला गया। निश्चित तौर पर 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल भी इस तरह की जो विक्रय केंद्र रविवार के दिन खोला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, वो जानती है कि जो गेहूं बुआई का समय होता है वो कम समय किसानों को मिलता है। तो ऐसे में अगर उनको खाद के लिए परेशान होना पड़ेगा, उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाई, तो निश्चित तौर पर उनकी जो फसल होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि दिवाली के बाद से ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो खाद जो गेहूं बुआई का काम शुरू हो जाता है और उसके बाद किसानों को खाद की जरूरत पड़ने लगती है। निश्चित तौर पर उसको में ध्यान में रखते हुए बेहतर फैसला लिया गया है उत्तर लखनऊ डीएम की ओर से और आने वाले कुछ दिनों तक रविवार के दिन लगातार जो दुकानें हैं, खाद्य विक्रय केंद्र हैं, उनको खोला जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, किसान लगातार मांग कर रहे थे अश्विनी, और उसके बाद डीएम की तरफ से ये पूरा आदेश जारी किया गया है। किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, तो और क्या कुछ अहम निर्देश जो है विक्रय केंद्रों को दिए गए हैं? बिल्कुल, जब विक्रय केंद्र है जो हो लखनऊ में हो या कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश सरकार का साफ निर्देश है कि किसान अगर वहां पर पहुंचते हैं तो बाकायदा उनको टोकन प्रणाली जो है उसके तहत ही खाद दी जाए, जिससे घोटाला और जो घपले होते थे वो ना होना पाए। क्योंकि इससे पहले देखा गया कि घपलेबाजी होती थी, कालाबाजारी होती थी खाद की, उस पर अंकुश लगाने को लेकर के बाकायदा पूरा टोकन सिस्टम किया गया खाद को लेकर के। और खाद की जितनी बोरियां आती हैं, जितने ट्रक में बोरियां आती हैं, उसके हिसाब से उतने ही किसानों को बुलाना
होता है। निश्चित तौर पहले क्या होता था, किसानों को इकट्ठा कर लिया जाता था। अगर खाद का जो खाद की बोरियां होती थी, 100 बोरियां होती, तो किसान 200 बुलाए जाते थे, अपने आप आते थे। लेकिन अब उस प्रणाली को खत्म किया गया, अब टोकन सिस्टम लागू किया गया है और बाकायदा पूरे जितनी खेती होगी उसके कागजात होंगे, यानी कि 1 बीघा खेती में कितनी खाद जरूरत है उसी के अनुसार मिलेगी। पहले क्या होता था, एक किसान के पास 1 बीघा खेती है तो वो 10 बीघे की खाद ले जाता था और कहीं ना कहीं वो सेटिंग के चलते उसकी कालाबाजारी करता था। निश्चित तौर पर उन चीजों को खत्म किया गया और कहीं ना कहीं स्वच्छता, एक साफ सफाई जो है इसमें मिल आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या होती थी किसानों को, जो आम किसान हैं, कि उनको खाद मिल ही नहीं पाती थी और जो दुकानदार होते बिल्कुल। और थे, जो देखिए ये अधिकारी होते सुनिश्चित थे, कराया गया जो है कि किसी भी माफिया तरीके होते से हैं, उनके हाथों किसानों लग को जाते थे। परेशानी ना हो। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर दें। डेंगू के मरीजों के घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल, सीएम योगी की तरफ से ये आदेश। बेहतर सर्विलांस जरूरी है, घर घर स्क्रीनिंग कराएं, अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। अन्य संचारी रोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाए, डेंगू टेस्टिंग, प्लेटलेट्स की जांच बेहतर करें। और चलिए अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए जरूरी दिशा निर्देश डेंगू को लेकर, जिस तेजी के साथ डेंगू के केसेस जो है बढ़ रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं टेस्टिंग को लेकर जोर दिया है कि घर घर जाकर टेस्टिंग हो। इसकी क्या व्यवस्था ग्राउंड जीरो पर की गई है? बुखार आ रहा था, जिसको अब कई लोगों को डेंगू हो रहा था। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल एक हाई लेवल बैठक की थी। टीम 9 के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में डेंगू की स्थिति का इसकी समीक्षा की थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि डेंगू से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जाए, चाहे वो डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, या फिर जाँच की व्यवस्था हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि घर घर जाकर के जो मेडिकल स्टाफ है वो जाकर के लोगों का जो है परीक्षण करें कि आखिर उनको डेंगू तो नहीं। निश्चित तौर पर ऐसे में साथ ही साथ लार्वा छिड़काव है उसको बढ़ाया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। नगर विकास विभाग है उसको भी साफ तौर पर कहा है कि जो फॉगिंग से लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था है उसमें बेहतर काम किया जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है और पिछले 20 दिनों में कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, कई जाने भी जा चुकी हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डेंगू का कहर है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए, वो कम पड़ जाए। इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जो बेहतर काम हो डेंगू के खिलाफ वो किया जाए, बेहतर तरीके से जमीन पर काम किया जाए और साथ ही साथ अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जमीन पर जाकर खुद निकल के व्यवस्थाओं का जायजा लें। हालांकि सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से लगातार सख्त हिदायत दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं वो अपनी मनमानी पर अड़े रहते हैं। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में राजधानी है और सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ पर फॉगिंग का काम हो रहा है, ना तो यहाँ पर कोई सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जा रही है, ना ही यहाँ पर जो पाउडर का छिड़काव होता है वो किया जाता है। सिर्फ सब कागजों पर हो रहा है और करोड़ों रुपए का बंटाधार हर महीने हो रहा है। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों पर लगाम लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की आपसी तालमेल के चलते इस पर रोक नहीं लग पा रही। हालांकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि अगर अब इस तरह की शिकायतें आती हैं या फिर डेंगू का कहर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से प्लेटलेट्स की जांच के भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए बेहद ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है अश्विनी जब प्लेटलेट्स अचानक से क्योंकि डेंगू में गिरते हैं और उसके लिए कई रेमेडीज़ भी होती हैं, तो इंस्टेंट उनको बूस्टिंग मिल सके, इसको लेकर जो तमाम सुझाव रहते हैं वो भी क्या डॉक्टर्स इस दौरान देंगे? बिल्कुल। डॉक्टर्स कोई भी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर एक परामर्शदाता जो होता है, जहाँ पर आप जाकर के अपनी जो परेशानी बता सकते हैं, वो इलाज ना कर करके आपको रास्ता दिखाते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी एक्टिव किया गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या फिर CSC PHC हो। वहाँ के डॉक्टर्स को सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई भी अगर पेशेंट्स बुखार से पीड़ित आ रहा है तो निश्चित तौर पर पहले उसको ऑपरेशन में रखिए और देखिए कि उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो नॉर्मल बुखार है या फिर आपको लग रहा है कि डेंगू
सिम्टम्स उसमें है तो बाकायदा तुरंत उसकी जांच कराइए और जांच के बाद जो भी उपचार डेंगू से संबंधित होता है उसको तत्काल प्रभाव से करिए। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है लखनऊ में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ रहा है और आए दिन 40-50 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि राजधानी लखनऊ हो या प्रदेश का कोई भी जिला हो, हर जगह समान रूप से जो उपचार होना चाहिए। जो डॉक्टर्स की टीम है वो बेहतर उपचार करे, साथ ही साथ जो संबंधित विभाग अन्य भी हैं वो भी अपना काम बेहतर ढंग से करें। जी बिल्कुल, तो सतर्क रहने के कुल मिलाकर निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, आजम खां के गढ़ रामपुर में पसमानदा सम्मेलन किया गया जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिरयानी में हर तरह की चीजें होती हैं और तेज पत्ता के पत्ते को निकाल कर फेंक दिया जाता है। न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद हैं रामपुर के अंदर, जो जनसभा करने के बाद अपनी कार में बैठ के निकल रहे हैं। हम उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो रामपुर के अंदर मुस्लिमों को साधने की कोशिश करेंगे। में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान। पसमानदा सम्मेलन में शामिल यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, वो भी सुनिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम हो रहा है। विपक्ष ने हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया, हमारा वोट बैंक लिया, लेकिन हमारे विकास के लिए कभी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद गाजीपुर पहुंचे, जहां निषाद समाज के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि बलिया में दिए गए विवादित बयान पर अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं कोई ट्रेंड नेता नहीं हूं, कभी कभी जवान फिसल जाती है, हमारे जो अच्छे काम हैं उनको देखे जाना चाहिए। वहीं आजम खां और इरफान सोलंकी पर बोलते हुए कहा कि केवल मुसलमानों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि बहुत से हिंदू जो गलत हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। डिम्पल यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि ये सपा का अपना मामला है, हम एनडीए के घटक हैं और मोदी जी और अमित शाह जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। रण मतलब होती है युद्ध और नीति मतलब होती है पॉलिसी, और पॉलिसी हमेशा छुपी रहती है। समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी घटक होगा, हमें भी इन्वॉल्व किया जाएगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर सलाह देंगे। देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जो भी निर्णय आज के दिन में एनडीए ले रही, आप देखे होंगे 2014 से लगातार 2014, 2015, 2017, 2019, 2022, अगर विपक्ष किस तरीके से बिखरता जा रहा है और किस तरीके से हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लिए काम कर रहे हैं और नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो हम वादा करते, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, चाहे जो भी किसान का पहले होता था कि 100 रुपया भेजते 15 पहुंचता 50। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा कि मैनपुरी से किस प्रत्याशी को लोकसभा उपचुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सपा मैनपुरी को अपना गढ़ बताती है, तो इस चुनाव में वह किला भी ढा दिया जाएगा और बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, जीताऊ प्रत्याशी होगा, जीतने के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन प्रत्याशी हमारा क्या होगा, कौन होगा, इसका विषय तो हम लोगों का नेतृत्व नीति की चर्चा करते हैं, वो उस पर हम लोग क्या रोक नहीं। आपके मतलब बहुत कम समय रह गया, अभी तक प्रत्याशी उतारा नहीं गया और लंबा क्षेत्र, तो किस प्रकार से आप चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव रहेगा और आज आप जाके दिखाइए सेक्टर तक, मंडल तक लगातार बैठकें तैयारी शुरू हो गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसको लेकर पूरा सैफई परिवार के साथ प्रदेश के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जिसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी आज मैनपुरी में प्रचार करने आए और रूठे हुए वोटरों को मनाने में लग गए। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान किया है और इस बार लोग नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट करके डिंपल यादव को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। बता दें कि पूरा परिवार एकजुट है और सभी लोग चुनाव में जुटेंगे। तेज प्रताप की इस चुनाव में बहुत कम अहम भूमिका रहेगी, जहां धर्मेंद्र ने कहा है कि नेताजी मैनपुरी के लोगों के दिल में बसे हैं। हर परिवार में नेताजी की कई पीढ़ियों के साथ फोटो भी घरों में लगे हैं। मैनपुरी के लोगों के दिल में नेताजी के लिए जो भाव है, ये इस चुनाव में दिख जाएगा। पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। एक सांसद जी आपकी सवाल सूत्रों से कमाने या काफी लोग विश्वसनीय सूत्र जो है उसके हिसाब से माने तो पर रहा है। अब इस कल्पनाओं की तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद परिवार आज एक है पूरी तरह से। शिवपाल यादव को कहाँ देखते हैं? सभी लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद, लगातार अभियान, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग पूरी तरह से आदरणीय डिंपल जी के साथ है। इसमें किसी को कोई मैं नहीं समझता शंका होने की जरूरत, और जिसको शंका होगी वो समय आने दीजिए, सब चीजें सामने होंगी। भाजपा का कहना यह है कि पार्टी यहाँ पे निर्णय नहीं लेती, परिवार निर्णय लेता है। भाजपा के कहने से समाजवादी पार्टी नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर, नेताजी के बताए हुए मूल्यों पर मैनपुरी के लोग अपना पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। एक सांसद जी आपकी सवाल मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दौरा है। आज सुबह 11 बजे भगोला चेकपोस्ट पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। शाम को छपार में एक निजी कार्यालय में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे भगेला पहुंचेंगे। चेकपोस्ट पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ खास बैठक भी करेंगे। शाम को छपार में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खास दौरा मुजफ्फरनगर का आज बताया जा रहा है, जहां सुबह 11 बजे भगेला चेकपोस्ट पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और इसी के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए भी वो ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनका मुजफ्फरनगर का ये अहम दौरा, जिस दौरान वो कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, सभी के साथ समीक्षा करेंगे। आने वाले चुनाव को देखते हुए बड़ी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कराने का काम भी भूपेंद्र सिंह चौधरी कर रहे हैं। जो बीजेपी के वादे हैं वो चुनाव से पहले सभी संपन्न हो जाएं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जनता के सामने एक बेहतर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए। और देखिए लगातार जो काम अभी तक किए गए हैं उनकी एक प्रगति रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं वो देखते नजर आएंगे। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा है मुजफ्फरनगर का। इस दौरान वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा में कई अहम निर्देश भी दिए जाएंगे। जीत का बड़ा मूल मंत्र भी दिया जाएगा। काशी यात्रा पर आएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। जहां पीएम मोदी ने बेंगलुरु से ट्रेन को रवाना किया है, तो वहीं बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई है। दोपहर 3:35 पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी ये ट्रेन। 10 मिनट बाद कैंट से बनारस स्टेशन के लिए रवाना होगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज बनारस पहुंचेगी। बड़ी जानकारी, जहां 15 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना होगी। सुबह 5:30 बजे अयोध्या के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। काशी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 14 नवंबर को प्रयागराज के लिए रवाना होगी ये ट्रेन। तो देखिए विशेष ट्रेन जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद अब ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज बनारस पहुंचेगी। 15 नवंबर को अयोध्या जाएगी, फिर प्रयागराज जाएगी। बताया जा रहा है 15 नवंबर को अयोध्या सुबह 5:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होगी और इसके बाद देखिए प्रयागराज इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। काशी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को इसके माध्यम से बड़ी सुविधा मिलेगी।
दिल्ली से अब खबर, जहां संत ईश्वर सम्मान समारोह 2022 का आयोजन है आज, जहां नई दिल्ली विज्ञान भवन में 3:30 बजे ये आयोजन होगा। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो देखिए, आज ये विशेष पूरा कार्यक्रम है, जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक है आज। पूर्व मंत्री नकुल दुबे निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। कांग्रेस जनों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में खास बैठक है आज। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भी लगातार निकाय चुनाव को लेकर मंथन में जुटी हुई है और इसके लिए निकाय चुनाव के समक्ष आज कांग्रेस मुख्यालय में भी चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भदोही से अब खबर, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन का शिकंजा, जहां 6.5 करोड़ की 23 बीघा से अधिक जमीन कुर्क की गई है। प्रयागराज जिले के मेजा इलाके में अचल संपत्ति विजय मिश्रा के भाभी और भतीजे के नाम संपत्ति दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध कमाई से खरीदी गई थी ये करोड़ों की जमीन, जिस पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए किस तरीके से इस पूरी जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी और किस किस के नाम थी, देखिए ये भी आपको बताया है। जहां विजय मिश्र के भाभी और भतीजे के नाम ये संपत्ति दर्ज है। अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई थी। नोएडा के पर्थला गोल चक्कर के पास स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अक्सर ये युवक शहर के अलग अलग इलाकों में स्टंटबाजी करते नजर आते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक ही बाइक पर कितने लोग सवार हैं और बड़े हादसे को न्योता देने जैसा ये पूरा वीडियो है। और बताया जा रहा है कि ये जो स्टंटबाज हैं ये लगातार अलग अलग इलाकों में नोएडा के ऐसी स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। मेरठ से अब खबर, जहां पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान। पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने खड़े किए हैं सवाल। सपा सरकार में गाजियाबाद की जमीन पर घोटाले का आरोप है। घोटाले कर 10 समितियों को जमीन आवंटित की गई। 170 करोड़ के घोटाले में नोटिस जारी किए। आगे की कार्रवाई में 600 करोड़ तक पहुंचेगा ये घोटाला। सपा सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक और अधिकारियों के नाम जल्द उजागर होंगे। तो वही टीएनटी ग्रुप के खिलाफ शिकायत के बाद मिली धमकी भी दी थी। पुलिस ने डॉक्टर मांस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तो देखिए किस तरीके से अब लगातार फंसते जा रहे हैं सपा सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक और अधिकारियों के नाम जल्द ही उजागर कर दिए जाएंगे। टीएनटी ग्रुप के खिलाफ शिकायत के बाद धमकी मिली थी। तो वहीं पुलिस ने डॉक्टर मांस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तो पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और इसी के माध्यम से सपा सरकार में गाजियाबाद की जमीन के घोटाले पर आरोप है। तो देखिए सपा सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक और अधिकारियों के नाम जल्द ही उजागर हो जाएंगे। लगातार जांच जारी है।
उरई थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम की ओर से चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 6 शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभी आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देखिए, ये थाना उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये 9 और 10 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुप्ता, उनके घर में चोरी की घटना हुई थी और थाना उरई और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। 48 घंटे के अंदर में घटना का खुलासा सफलता के साथ करते हुए कुल 6 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनके और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बन रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।